वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय तुषार सर। हम लोग इसके पहले क्लासेस में नेचर ऑफ फिजिकल लॉज पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकृति के मूलभूत बल क्या है। फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है बल का, फोर्स का। हम लोग 8वीं 9वीं में भी जो है 7वीं से जो है बल के बारे में पढ़ते रहे हैं। आप लोग 9वीं में या 8वीं में पढ़े होंगे कि एवरी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। बहुत ही सरल शब्दों में था कि एवरी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है। इसे हम लोग बल कहते हैं। अब देखिए, न्यूटन ने इसके बारे में बल के नियम 3 नियम दिए थे। प्रथम द्वितीय तृतीय नियम दिए थे। मुख्य रूप से उन्होंने यांत्रिक बलों के बारे में बताया। हम यहाँ पे प्रकृति में जो मूलभूत बल है, जिससे पूरा ये नेचर, पूरा ये प्रकृति जो है चल रहा है, हम यहाँ पे उन सब बलों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृति में अगर हम देखें तो मूलभूत 4 बल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहला जो बल है वो गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। दूसरा जो बल है वो विद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, चौथा दुर्बल बल। ऐसे एक 5वां बल भी है, लेकिन हमको उसकी अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम लोग गुरुत्वीय बलों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वीय बलों के बारे में चर्चा किया, उसके बारे में नियम दिया, जिसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जिसका सूत्र है F=g(m1)/r², जहाँ m1 और m2 द्रव्यमान है और r दोनों के बीच की दूरी है। ये एक दुर्बल बल है बहुत ज्यादा, लेकिन पूरा का पूरा यूनिवर्स इसी बलों से संचालित है। पूरा हमारा ब्रह्मांड जो है इसी बलों से संचालित है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? तो गुरुत्वीय बल। इसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? तो गुरुत्वीय बल। चाहे बहुत बड़ा पार्टिकल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अन्य ग्रह भी इससे प्रभावित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसे छोटे पार्टिकल पे भी जो है एक गुरुत्वीय बल जो है कार्य करता है। इसलिए इस बल को हम लोग एक प्रमुख एक बल कहते हैं। अब देखिए, दूसरा जो है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। एक्चुअली शुरू में इसे विद्युत और चुंबकीय 2 अलग अलग बलों के रूप में जो है गणना किया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि दोनों बल जो है आवेशों के कारण ही होता है, गतिशील या स्थिर आवेशों के कारण होता है। इसलिए इसे जो है यूनिफाइड करके, एक साथ जोड़ करके विद्युत चुंबकीय बलों के रूप में इसका नाम दिया गया। आप लोगों ने इसके बारे में पहले क्लासों में कूलम्ब्स का नियम और मैग्नेटिज्म के लिए कूलम्ब्स का नियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोग उसमें जो है आगे हम लोग क्लास 12 में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे F=1/4πε0K(Q1Q2/r²). ये एक बल प्रकृति का बहुत ही एक प्रमुख बल है। जितने भी आयनिक कंपाउंड या जितने भी यौगिकों का निर्माण होता है, ज्यादातर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस जो होते हैं उसके कारण होता है। तो ये भी जो है प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल है। अब तीसरा जो बल है वो कहलाता है प्रबल नाभिकीय बल। याद रखिए, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल ये बहुत ही शॉर्ट रेंज बल है। मतलब जब दूरी जो है नाभिकीय दूरी के आसपास की रहती है, 10⁻15 मीटर के आसपास की रहती है, तभी ये बल जो है कार्य करते हैं। दुर्बल बल तो और भी कम दूरी, 10⁻16 मीटर की दूरी पर ही यह कार्य करता है। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे प्रबल नाभिकीय बल क्या है। आप लोगों को सभी को पता है कि 2 प्रोटॉन जो दोनों धन आवेश होते हैं, उनके बीच में प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि वो बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होता है। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने देखा है, आप लोग जरूर सुने होंगे कि नाभिक के अंदर जो है बहुत सारे एक प्रोटॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी अन्य सभी तत्वों में एक से अधिक प्रोटॉन होता है। मतलब उनके बीच में जो है प्रतिकर्षण का बल कार्य करते रहता है। तो प्रश्न ये है कि आखिर वो कौन सा बल है जो इसको बांधे रखता है। तो वहां पे जो बल इन प्रोटॉनों को एक दूसरे से बांधे रहता है,
उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये बहुत ही प्रबल बल है, शॉर्ट रेंज बल है लेकिन बहुत ही प्रबल बल है। याद रखिए, अगर ये बल ना होता तो सारे जो एटम है, एटम के जो नाभिक है वो टूट करके अलग अलग हो जाते। बड़े जो रेडियोएक्टिव तत्वों में ऐसा होता हुआ आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और आखिर में जो है दुर्बल बल, वीक फोर्सेस, ये भी जो है नाभिकीय बल है और ये भी बहुत ही अल्प दूरी, इसका रेंज बहुत ही कम है, 10⁻⁻16 के रेंज का ये दूरी का ये बल है। जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसमें से जो है ये वीक फोर्सेस के रूप में जो है हम लोग को यहाँ पे मिलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मुख्य रूप से ये बोशान कणों के रूपांतरण के कारण, विषाण कणों के से निकलने के कारण ही जो है ये वीक फोर्सेस जो है उत्पन्न होता है। तो ये चारों बल अलग अलग बल है, लेकिन आखिर तो है ये सभी बल, सभी का विन्यास तो एक ही होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इन बलों की अलग अलग व्याख्या क्यों किया जा रहा है। जब एक ही चीज है तो क्या कोई ऐसा नियम या ऐसा कोई सूत्र या ऐसा कोई जो सिद्धांत नहीं हो सकता जो चारों बल को जोड़ दे। हाँ, एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये बल, सभी बल जो है अलग अलग स्ट्रेंथ का है, सभी का जो है स्ट्रेंथ अलग अलग है। अगर हम एक के स्केल पे देखें तो सबसे प्रबल बल आप लोग देख रहे हैं, ये एक दिखा रहा है, एक दिखा रहा मतलब ये सबसे प्रबल बल है। उससे थोड़ा दुर्बल बल, लगभग 100 गुना कम, ये जो है विद्युत चुंबकीय बल होता है। उससे ये जो दुर्बल बल, ये 10⁻13 के रेंज का है। और सबसे दुर्बल बल कह सकते हैं 10⁻39 के ऊपर, ऋण 39 है। अर्थात सभी बल में सबसे दुर्बल यही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी को दुर्बल बल कहते हैं, क्योंकि ये दुर्बल बल होते हुए बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे तारा है, चांद, उपग्रह है, ग्रहों के बीच में कार्य करता है, जिसके कारण द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने के कारण ये दुर्बल होने पर भी जो है ये बहुत ही पूरे ब्रह्मांड को ये अपने में बांधे हुए है। इस बल के कारण ही बंधा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड जो है कार्य कर रहा है। तो वैज्ञानिकों के सामने ये प्रश्न आया कि क्या कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है जो बलों को एकीकरण कर दे, एक ही सिद्धांत से हम चारों बलों को जो है जोड़ दें। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि विद्युत चुंबकीय बल को पहले चुंबकीय बल और विद्युतीय बल अलग अलग माना जाता था, लेकिन लॉरेंस फोर्सेस जो है जब ये हुआ तो दोनों को मिलाकर के विद्युत चुंबकीय बल कहा जाना शुरू किया गया। तो क्या ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि चारों बलों को मिलाकर के बलों का एकीकरण का सिद्धांत जो है ऐसा कोई एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाए जिससे चारों के चारों बलों की व्याख्या हम कर सके। कहा जाता है कि अगर जो है हम इन चारों बलों को एकीकरण करके, यूनिफाई करके अगर हम एक नया समीकरण बना दे तो उसे हम लोग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहेंगे। क्यों थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहेंगे? क्योंकि इसके के द्वारा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो है संसार की, ब्रह्मांड के सभी गुत्थियों को सुलझा सकता है, ऐसा कहा जाता है। शेल्डन ब्लॉकहाउ और स्टीफन विल्सबर्ग को बलों के एकीकरण सिद्धांत के लिए ही 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत ही तेजी से इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक बलों के एकीकरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अगर हम इससे बहुत ज्यादा फायदा भी है, क्योंकि जो है अगर हम बलों के एकीकरण के सिद्धांत की व्याख्या सही से ही कर दे या ऐसा ये कर दे तो चारों में से कोई भी बल को दूसरे बलों के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उसको जो है हम लोग जो है एक बल को दूसरे बल को के रूप में रूपांतरित करके हम उसका उपयोग जो है कर सकते हैं। इसलिए इस सिद्धांत के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है कार्य चल रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ कि ये हमारा चैप्टर 1 का, इसके बाद एक आखिरी पोर्शन कुछ बचा हुआ है जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स का, साइंस के अन्य जो चैप्टर्स है, अन्य जो ब्रांचेस है, उससे क्या संबंध है। और साथ ही साथ ये हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स पढ़ने से हमारे
हमें क्या लाभ हो रहा है, फिजिक्स से संबंधित जो बड़े बड़े वैज्ञानिक कौन कौन हुए हैं अभी तक, उनकी क्या कार्य है, इन सब चीज़ों को हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से जो है आप सभी को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो है आपको निश्चित रूप से फिजिक्स को पढ़ने में, फिजिक्स को समझने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। आप फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो है कभी भी टेंशन मत लीजिए, इजी रहिए, आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे ढंग से आपको फिजिक्स समझ में आएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू।